स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के समय हमारे भारत को दो बहुत बड़े आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा, जिसमें से पहले जो आक्रमणकारी थे वे थे ईरानी और जो दूसरे आक्रमणकारी थे क्रम में वे थे यूनानी। ईरानियों में जहाँ साइरस एवं डेरियस प्रथम ये दोनों प्रमुख जो आक्रमणकारी थे वे थे, उसी क्रम में यूनानियों के आक्रमणकारी क्रम में हम सबसे महान शासक सिकंदर को पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है विदेशियों के आक्रमण के समय यूनानी आक्रमण जो हमारे भारत में हुए थे मगध राज्य के उत्कर्ष के समय, उसमें हम पढ़ेंगे आज यूनानी आक्रमण के बारे में। उस यूनानी आक्रमण के बारे में हम पढ़ेंगे कि किसने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत की भौगोलिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, या उस शासक के जिसने भारत पर आक्रमण किया था अपनी महत्वाकांक्षाएं क्या थी, उसके क्या परिणाम थे। तो आइए इसी क्रम में आज हम इस सेशन में आपको पढ़ाते हैं यूनानियों के आक्रमण के बारे में। तो यूनानी आक्रमण में सबसे पहले जो प्रमुख शासक का नाम आता है वो आपका सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, और फिलिप जो थे मकदूनिया या यूनान के एक छोटे से प्रांत के शासक थे। फिलिप बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। फिलिप की जो महत्वाकांक्षा थी वो इतनी बड़ी थी कि फिलिप का जो सपना था वो था कि वह विश्व विजेता बनना चाहता था। इस महत्वाकांक्षा को लेकर वह आगे बढ़ता कि अचानक उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन फिलिप इस सपने को अपने पुत्र सिकंदर के साथ प्रायः हमेशा चर्चा में रखता था। इस वजह से जैसे ही फिलिप की मृत्यु होती है 336 ईसा पूर्व में सिकंदर मकदूनिया या यूनान का शासक बनता है। अर्थात 336 ईसा पूर्व में जब सिकंदर मकदूनिया या यूनान का शासक बनता है तो उस समय जो उसकी आयु होती थी वो थी 20 वर्ष। अर्थात सिर्फ 20 वर्ष की आयु में सिकंदर यूनान का शासक बनता है। यूनान उस समय पश्चिमोत्तर प्रदेश में पड़ता था, और उस समय पश्चिमोत्तर जो आपकी भौगोलिक स्थिति थी उस समय बड़ी अशांति के दौर से गुजर रही थी। वहाँ शासक आपस में युद्ध करते रहते थे। जो शासक शक्तिशाली होता था वो कमजोर शासकों को प्रतिस्थापित कर देता था। इसलिए वहाँ के शासकों ने, पश्चिमोत्तर के शासकों ने मध्य एशिया की तरफ अपना रुख किया। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि 336 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर मकदूनिया यूनान का शासक बनता है। सिकंदर भी अपने पिता की तरीके से ही बचपन में महत्वाकांक्षी भावनाओं से प्रेरित था। सिकंदर की भी ये इच्छा थी कि वह भी अपने पिता की भांति विश्व विजेता बनना चाहता था, या पिता के विश्व विजेता के सपने को पूरा करना चाहता था। इसी क्रम में उसने भूमध्यसागरीय प्रदेश मिस्र तथा होते हुए ईरान होते हुए वह भारत में प्रवेश करता है और भारत के कई क्षेत्रों को विजित करता है, क्योंकि सिकंदर को पता था कि उस समय इतिहास में, उस काल में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो सबसे बड़ा साम्राज्य था उस समय भारत था। अर्थात विश्व विजेता का सपना तभी पूरा होता जब कोई शासक भारत को विजित करता। इसे वह भली भांति समझता था, इसलिए उसने विश्व विजेता बनने के सपने के क्रम में भारत को विजय करने की योजना बनाई। अब हम देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की जो राजनीतिक अवस्था थी, अर्थात राजनीतिक जो परिस्थितियाँ थीं उस समय क्या थी। तो हम देखते हैं कि मगध राज्य का उत्कर्ष उस समय हो रहा था। ठीक उसी समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। हम उस क्रम में पाते हैं कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय जो वहाँ के राज्य थे बहुत छोटे छोटे राज्य थे, और उनके शासक भी छोटे छोटे राज्यों के भूस्वामी टाइप के थे और आपस में लड़ते रहते थे। उसमें कोई एकता नहीं थी और वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को अपमानित करने के लिए किसी न किसी से मित्रता कर लेते थे और आपस में हमेशा
संघर्षरत थे, उनमें एकता का प्रायः अभाव था। उस समय जो प्रमुख छोटे कुछ राज्य थे वो थे, पहला था आपका अस्पेसियन, जो कि काबुल के आसपास या अफगानिस्तान के आसपास पड़ता था। दूसरा था गुरेयांस, जिसे हम गौर कहते हैं, यह भी आपका अस्पेसियन या काबुल के पास का ही क्षेत्र था। तीसरा था अस्केनस, या जिसे हम अस्वक कहते थे। चौथा था निसा, जो काबुल और सिंध नदी के बीच का क्षेत्र था। पांचवा था आपका तक्षशिला। ऐसे ही करीब 15-20 जो छोटे छोटे राज्य थे उस समय पश्चिमोत्तर प्रांत में थे, लेकिन चूंकि ये राज्य स्थिर राज्य की श्रेणी में नहीं आते थे, आपस में संघर्षरत थे, इनमें द्वेष की भावना प्रबल थी, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे थे। इसलिए जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उसमें अशांति का वातावरण छाया रहता था। इसलिए जब भी कोई विदेशी आक्रमणकारी उस तरफ विजित होने की प्रेरणा से आगे बढ़ा तो उसे प्रायः सफलता मिल गई। सिकंदर को यह पता था कि जब ईरानियों ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय छोटे छोटे राजा थे जो कि बाह्य आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में असमर्थ साबित हुए, अर्थात वे कमज़ोर साबित हुए और ईरानियों ने डेरियस प्रथम ने आसानी से भारत के छोटे छोटे राज्यों को विजित कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। तो ये बातें सिकंदर को पहले से ही पता थी कि भारत का जो राजनीतिक वातावरण था उस समय अशांति के दौर से गुजर रहा था, इसलिए उसको विजित करना उसके लिए आसान था। अब हम अगले क्रम में देखते हैं कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे। तो जब भी कोई शासक किसी क्षेत्र को विजित करने की योजना बनाता है तो निश्चित ही उसमें कुछ न कुछ कारण निहित होते हैं। बिना उस कारण और मूल्यांकन के वह ये योजना नहीं बनाता है। तो जब भी सिकंदर ने भारत को विजित करने की योजना बनाई होगी तो उसमें कुछ उसके निहित कारण रहे होंगे, जिस कारणों को हम आज आपको अभी बताएंगे। सिकंदर को ये पता ही था कि ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किए थे और उस समय भारत की जो परिस्थितियाँ थी, भारत के राज्य थे काफ़ी कमज़ोर थे। भारत के किसी भी राज्य के राजा में दूरदर्शिता का अभाव था, उन्हें आसानी से विजित किया जा सकता था। तो कुछ अपनी इन्हीं प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के ईरानियों के आक्रमण से या उन्होंने जो भारत को विजित किया उस योजनाओं से प्रेरित होकर सिकंदर ने भी भारत को विजित करने की योजना बनाई, जिसमें से जो प्रमुख योजना थी उसमें सिकंदर के भारत पर आक्रमण के कारण की जो प्रमुख योजना थी उसमें पहला कारण है आपका तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ। ये हम अभी आपको ऊपर बता चुके हैं कि जो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ ये थी, उस समय के राज्य बहुत छोटे छोटे थे, एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा किसी न किसी से मित्रता करते थे, एक दूसरे पर आक्रमण करवाते थे और आपस में संघर्षरत होने की वजह से अपने सैनिक शक्तियों को नष्ट कर रहे थे। अशांति का वातावरण था, इस वजह से उसमें कोई केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हो पाई। इसलिए उस राजनीतिक स्थिति में सिकंदर ने सोचा कि क्यों ना अशांति के वातावरण में इस समय भारत पर अगर आक्रमण किया जाएगा तो इस समय भारत को जीतना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, और ये उसकी जो योजना थी वो प्रायः सफल भी रही। दूसरी उसकी जो कारण था या योजना थी आक्रमण के, उसमें थी सिकंदर के विश्व विजेता बनने की महत्वाकांक्षा है। तो जैसा कि सिकंदर पता है, हम आपको भी बता चुके हैं कि सिकंदर फिलिप मकदूनिया के राजा या यूनान के राजा फिलिप का पुत्र था, जिसकी पहले से ही महत्वाकांक्षाएं थी फिलिप की कि वह विश्व विजेता बनना चाहता था। इस क्रम में वह अपने पुत्र सिकंदर से प्रायः चर्चा करता रहता था कि उसकी योजना है विश्व विजेता बनने की। उसकी इसी योजना को साकार करने के लिए तथा अपनी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं उसको साकार करने के लिए सिकंदर के मन में भी ये भावनाएं, विश्व विजेता बनने की भावनाएं बलवती हो गई। उसने सोचा क्यों ना विश्व विजेता बना जाए और इतिहास के फलक पर बहुत बड़ा नाम किया जाए। इस विजेता होने के क्रम में उसे पता चला कि इतिहास के इस फलक्रम पे सबसे बड़ा जो साम्राज्य है वह है भारत। अगर हम भारत को विजित नहीं कर पाए तो विश्व विजेता बनने का हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए भारत को विजित करने की उसने योजना
बनाई और ये योजना उसकी विश्व विजेता बनने की महत्वाकांक्षा से प्रेरित थी। अगला जो कारण है धन प्राप्त करने की इच्छा। तो सिकंदर को पहले से ही पता था कि ईरानियों के बारे में, या ईरानियों से उसने सुन रखा था कि भारत को उस समय हम सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे। ईरानी भारत से बहुत ही सोना चांदी ले गए, भारत से अकूत धन संपदा को लूटा और ईरान ले जाकर उसको विधिवत वहाँ सुरक्षित रखा। तो ये ईरानियों से सिकंदर ने सुन रखा था, इसलिए सिकंदर के मन में भी ये इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना भारत को विजित किया जाए और उसे विधिवत लूटा जाए और उस जो लूट से धन प्राप्त होगा उससे यहाँ आकर के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार किया जाए। तो जो तीसरा कारण था वह धन प्राप्त करने की इच्छा थी। चौथा कारण था नए प्रदेश के बारे में जानकारी की इच्छा। सिकंदर बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। वो थोड़ा घुमंकड़ प्रकृति का भी आदमी था। वो चारों तरफ घूम घूम कर सूचनाओं को इकट्ठा करता था और वो थोड़ा भौगोलिक स्थितियों का जानकार भी था। इस क्रम में उसकी इच्छा थी कि क्यों ना पश्चिम एशिया से लेकर के मध्य एशिया की तरफ बढ़ा जाए, नए नए क्षेत्रों को खोजा जाए। इसलिए अपनी भौगोलिक जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो अपने सेना की टुकड़ियों को लेकर आगे नए क्षेत्रों को खोजने के क्रम में निकलता था। इसी क्रम में उसने भारत का नाम सुना और भारत में प्रवेश किया। अगला कारण है विजय का रास्ता आसान। ईरानियों ने सर्वप्रथम आक्रमण करके भारत की एकता को, भारत की सैन्य शक्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इस वजह से भारत की जो सैन्य शक्ति पश्चिमोत्तर प्रांत में काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। वहाँ किसी केंद्रीय सत्ता, कोई जो केंद्रीय सत्ता थी वह स्थापित नहीं हो सकी थी। और जैसे ही ईरानी आक्रमणकारी वहाँ रहते हैं उसी समय यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर भी आक्रमण करता है। तो सिकंदर को इन परिस्थितियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी कि इस समय भारत में पश्चिमोत्तर प्रांत में कोई भी केंद्रीय सत्ता इतनी शक्तिशाली नहीं है कि उसकी सैनिक शक्ति का मुकाबला कर सके, क्योंकि राज्य छोटे छोटे थे, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, आपस में लड़ते थे। इसलिए सिकंदर को पता था कि ऐसे समय अगर भारत पर हम आक्रमण करेंगे तो उसे हम आसानी से अपना गुलाम और उपनिवेश बना लेंगे। इसी वजह से उसने भारत को विजय करने का मन बनाया और इसी क्रम में उसने भारत को विजय किया भी, क्योंकि उसे पता था कि इस परिस्थिति में भारत को विजित करना बहुत ही आसान होगा। अंतिम जो कारण है कि कुछ भारतीय शासकों का सहयोग। तो राजनीतिक अवस्था जो हमारी उस समय भारत की थी कि आपस में राज्य एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को अपमानित करने के लिए वो किसी न किसी का सहारा लेते थे। इसी क्रम में जो पांचवा कारण है सिकंदर के आक्रमण का वो यह है कुछ भारतीय शासकों का सहयोग। उस समय भारत में दो बहुत बड़े शासक थे, एक था तक्षशिला का शासक आम्बी और दूसरा था पोरस। आम्बी और पोरस में प्राय एक दूसरे में कभी भी नहीं पड़ती थी। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। आम्बी पोरस की शक्ति से, उसके वर्चस्व से बहुत ही डरा हुआ था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना पोरस को नीचा दिखाया जाए, पोरस को किसी विदेशी आक्रमणकारी का सहारा लेकर उसे हराया जाए, उसे अपमानित किया जाए, तो उसके दिल को थोड़ी सा ठंडक मिले। इसी ताक में था आम्बी कि उसे कोई एक ऐसा शासक मिले जो पोरस को हरा सके। उसी समय उसे पता चलता है कि मकदूनिया का राजा, यूनान का राजा सिकंदर छोटे छोटे प्रदेशों को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा है विश्व विजेता का सपना लेकर। तो आम्बी जा करके सिकंदर से बहुमूल्य हीरे जवाहरात और बहुमूल्य जो भेंट होती है वह प्रदान करता है और सिकंदर से आग्रह करता है कि आप पोरस पर आक्रमण करें, हम आपका साथ देंगे। पोरस एक अत्याचारी शासक है, वहाँ की जनता उससे मुक्ति चाहती है, इसलिए पोरस को हराना जरूरी है। पोरस के बारे में भ्रामक सूचनाएं देता है, साथ ही साथ पोरस के सैन्य शक्ति के बारे में भी वह सिकंदर को सारी चीज़ें बताता है कि पोरस की सैन्य शक्ति क्या है, उसकी क्या कमजोरियां हैं, उसकी क्या मजबूतियां हैं, इन चीज़ों को बताता है। बहुमूल्य हीरे जवाहरात मोती ये उसको भेंट स्वरूप देता है और साथ साथ में आक्रमण के समय उसका साथ देने की जो है वो कोशिश करता है
और आश्वासन भी देता है कि जब आप पुरुष पर आक्रमण करेंगे तो हम आपका साथ देंगे। सिकंदर को इसी मौके की तलाश थी कि कोई ऐसा शासक मिले जो हमें, उस समय पुरुष का नाम उसने भी सुन रखा था कि पुरुष बहुत ही वीर एवं बहुत ही अच्छा शासक है, इसलिए पुरुष को हराना उतना आसान नहीं है। तो वह किसी ऐसे शासक जो कि पुरुष के समान टक्कर का हो उसकी मदद चाहता था ताकि पुरुष को आसानी से हराया जा सके। सिकंदर इसी ताक में बैठा ही था कि आम भी उससे आकर मिलता है और सिकंदर की जो ये इच्छा थी वह अब पूरी सी होने लगती है। सिकंदर को वह अवसर प्राप्त हो जाता है जिस अवसर की तलाश में वह बैठा रहता है। इसी क्रम में जैसे ही आम भी मिलता है, सिकंदर पोरस पर आक्रमण करता है। इन दोनों के बीच युद्ध होता है जिसमें सिकंदर विजित होता है और पोरस की वीरता और ईमानदारी से प्रसन्न होकर वह पोरस के विजित क्षेत्रों को लौटा भी देता है। तो अब हम आज की क्लास में जो आपको पढ़ाए हैं उसमें हमने आपको पढ़ाया कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक अवस्था क्या थी और सिकंदर के आक्रमण के क्या कारण थे। तो पहला जो आक्रमण का कारण था तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, दूसरा सिकंदर के विश्व विजेता बनने की महत्वाकांक्षा, तीसरा धन प्राप्त करने की इच्छा, चौथा नए प्रदेशों के जानकारी की इच्छा, पांचवा विजय का रास्ता आसान था, छठा कुछ भारतीय शासकों का सहयोग। इस लेक्चर के साथ आज यूनानी आक्रमण का जो लेक्चर है वह समाप्त होता है, जिसमें से हमने आपको दो टॉपिक पढ़ाए। पहला हमने आपको पढ़ाया सिकंदर के बारे में, दूसरा पढ़ाया सिकंदर के आक्रमण के समय राजनीतिक अवस्था क्या थी, और तीसरा जो छोटा टॉपिक हमने पढ़ाया कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के क्या कारण थे। ये तीनों टॉपिक जो हैं वो मेंस के भी टॉपिक है और प्रीलिम्स के भी टॉपिक हैं। इसे आप आसानी से, जिस तरीके से हमने आपको लेक्चर पढ़ाया है, इसके बाद और आप टेक्स्ट बुक से पढ़ करके आसानी से फॉर्म टिक करके मेंस के आंसर आप लिख सकते हैं। तो इसी सेशन के साथ आज का जो हमारा सेक्शन है वो यहीं समाप्त होता है। हम आपको मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में। तो आपको पता ही है कि हमारा चैनल स्टडी विद टाइगर आपके अपने परिवार की तरीके से है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।